एवरीवन, आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। आज के पीछे जितने लेक्चर हुए हैं सब फर्स्ट ऑर्डर के थे, तो आज से हम लोग हायर ऑर्डर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ना है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और नॉन होमोजीनियस का भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले होमोजीनियस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो सभी का अगर सभी टर्म का पावर सेम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे पावर वन है, पावर वन है, मतलब पावर टू रहेगा तो पावर सब पे टू रहेगा। तो पावर अगर सबका सेम है, जैसे देखिए एक्स के पावर एन है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे डी के पावर एन है, मान लीजिए थ्री पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डी थ्री एक्स के पावर क्यू। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे थ्री पुट करते हैं, यहाँ पे थ्री पुट करते हैं, तो एन माइनस वन, यानी थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा? एन माइनस वन है तो थ्री माइनस वन, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। और एगो एगो यहाँ पे है, तो देखिए टू यहाँ पे पावर कितना हो गया? टू है, यहाँ पर वन, तो टू एक थ्री पावर हो गई। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे थ्री पुट कर देते हैं तो थ्री माइनस टू वन हो गया, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है। ठीक है, तो थ्री, यानी जिस भी कंडीशन में लिखा हो, जिस भी कंडीशन में लिखा हो, पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है डी एक्स, कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए डी जेड ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। डी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू। ठीक है, अगर ये एक्स क्यू है, स्क्वायर में ले लेते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर में बनाते हैं तो ये हो गया स्क्वायर। अगर हम इसको फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वाई लिख सकते हैं, तो सेम ही चीज हुआ, सेम ही पावर हो गया। ठीक है, अगर हम फिर इसको लिख सके ऐसे डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो बताइए ये डेल एक्स स्क्वायर है या एक्स वाई है, ठीक है, या वाई स्क्वायर है, तो ये तीनों का पावर क्या हुआ? सेम हुआ। ये मतलब ये तीनों किस में है? होमोजीनियस में है। किस में? होमोजीनियस में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं होमोजीनियस का। अगर ये फॉलो नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर क्या है? मैक्सिमम पावर जो होगा वो कितना होगा? वन होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना होगा? वन होगा। एच डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर कितना होगा? वन होगा, तब हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर बोलते हैं। होमोजीनियस बिकॉज ईच पार्शियल डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएटेड एन टाइम्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है उसका? कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम लोग सी एफ प्लस पी आई से पढ़ते थे। आप ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, वहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे? सी एफ और पी आई निकालते थे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ और पी आई निकालना सीखे होंगे। ठीक है, पिछले से अगर आप पिछले लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे सी एफ और पी आई निकालना सीखे होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए हायर ऑर्डर के लिए सीख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सी एफ और पी आई निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। वहाँ जो निकाले होंगे आप जब भी पढ़े होंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज जो पढ़ने वाले हैं सी एफ और पी आई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, भले कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे है सी एफ प्लस पी आई। चलिए सीखते हैं उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन यानी जेड इजकल टू क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई, यानी हम लोग पहले सी एफ का वैल्यू निकालते हैं और पी आई का वैल्यू निकालते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, वही मेरा सॉल्यूशन होता है। तो पिछले जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे वहाँ पे सी एफ और पी आई उससे कहीं ज़्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही आसान लगेगा, वहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग टर्म भी आता था, यहाँ पे एक दो टर्म आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टेप टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ निकालने का स्टेप क्या है? तो सबसे पहले होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो दिया रहेगा उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? वहाँ भी करते थे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट, याद होगा तो हम लोग ऐसे लिखते थे डी टू बाई डी डी क्यू। अगर यहाँ पे डी ऐसे डी थ्री बाई रहता था तो डी थ्री लिखते थे, सिर्फ डी बाई रहता था डी बाई तो उसको हम कैपिटल डी लिखते थे। तो इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म वहाँ पे बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाएंगे? यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि हायर ऑर्डर ना वहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर रहता था। ठीक है, यहाँ पे हायर ऑर्डर है, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी कैपिटल डी। ठीक है, और वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी डैश। क्या करेंगे? डी डैश।
सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी, अगर वो वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी डैश। क्लियर है? चलिए, अब उसको हम लोग एक्जुलरी फंक्शन में पहले एफ डी निकालते थे, तो एफ डी क्या होता था, एफ डी जो है वहाँ पे सिर्फ डी होता था, तो हम लोग वहाँ पे एफ डी लिखते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डी और डी डैश का भी फंक्शन होगा इंटू जेड इजिकल टू एफ एक्स बाई, जो फंक्शन एक्स वाई में दिया रहेगा उसको क्या करना है, डी के जगह एम पुट कर देना है। बनाए अभी वर्किंग रूल देख रहे हैं, बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी वर्किंग रूल देख रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे चलेंगे। तो डी के जगह एम पुट कर देना है, डी डैश के जगह वन पुट कर देना है। ये कितना आसान कर देता है, बहुत आसान कर देता है। ठीक है, यही चीज़ बहुत आसान कर देता है। तो डी के जगह एम पुट करना है, डी डैश के जगह वन पुट करना है। तो पुट फंक्शन कितना हो जाएगा, एम और वन का इजकल टू जीरो। ठीक है, फंक्शन एम कॉम वन इजकल टू जीरो। सोल्व द एक्सुलरी इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इस एक्सुलरी इक्वेशन को सोल्व कीजिए और एम का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वही आपका क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं रूल। वहाँ पे जैसे आप पढ़े होंगे, तो अगर पीछे ऑर्डिनरी में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि एम का वैल्यू 2 और 3 आ जाता था, तो कैसे लिखते थे, याद है? 2 और 3 आ जाता था, तो मान लीजिए इसको ऐसे लिखते थे, C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x, इस तरह से लिखते थे, याद है? हाँ, तो याद है, मतलब इस तरह से। तो ये ऑर्डिनरी के लिए था। ठीक है, ये ऑर्डिनरी के लिए था। लेकिन अब उसको हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसा देखेंगे। तो पहले मान लीजिए वैल्यू M1 M2 M3 है, यानी मानिए अलग अलग है, 2 है, 3 है, मान लीजिए 5 है, ठीक है, या 9 हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यू हो। तो जब अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग वैल्यू होता है, तो उसको हम लोग निकालते हैं सी एफ इजिकल टू F1 प्लस M1 x। M1 x का मतलब जो वैल्यू मान लीजिए कि आपका जो सोल्व किए, आप सोल्व किए, मान लीजिए आ गया 2 और कुछ भी 5 3 कुछ भी आ गया, ठीक है, 2 5 3 आया है। ठीक है, सोल्व जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको फैक्टराइज करने के बाद जो एम का वैल्यू आएगा, यानी रूट आएगा, तो उसका वैल्यू आ गया, मान लीजिए 2 5 3 आ गया। ठीक है, 2 5 3 तीन वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए x³ - 3x² प्लस 5x + 6, ये इक्वेशन था। इसको सोल्व कीजिएगा तो पावर क्यू है, मतलब तीन तीन वैल्यू देगा, इसका रूट 3 गो आएगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रहता तो 2 रूट आता है, तो 3 रूट आएगा। वही तीनों रूट अगर अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये जो ए वाला जो बना हुआ है, CF = F1 + M1 x, ये फॉर्मेट है। M1 के जगह 2, पहला वैल्यू 2x, F2 + बाई प्लस M2 के जगह दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो ये 5x हो जाएगा। F3 + बाई प्लस M3x, M3 का वैल्यू 3। अगर 2 गो रहेगा तो 2 ये तक लिखेंगे, 2 गो रहेगा तो 2 ये तक लिखेंगे, 4 गो रहेगा तो इसी चीज को 4 बार लिखेंगे। खाली वहां पे चेंज क्या होगा, ये पहला 2 है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यानी यही सिर्फ चेंज होगा, फॉर्मेट यही रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा, F1 × y + M1 x प्लस F2 y + M2 x, F3 y + M3 x। ठीक है, तो इस तरह से आपका CF लिखाता है। क्लियर है? इस तरह से CF लिखाता है, CF = y1 × y + M1 x प्लस F2 × y + M2 x प्लस F3 y + M3 x। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं, जहाँ पे M1 का वैल्यू, यानी पहला वैल्यू, M2 का वैल्यू, M3 का वैल्यू, उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, केस 2 में आते हैं। इफ रूट्स, जो एक्जुलरी इक्वेशन का जो रूट आया, मान लीजिए कि रिपीट कर गया, जैसे 2 2 5 आ गया, तो यहाँ 2 बार, 2 2 बार आ गया ना, या 3, मान लीजिए, देखिए, अगर आप पीछे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी पढ़े होंगे ना, वहाँ पे CFPI, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों का अलग है। ठीक है, हम बस खाली बता रहे थे, मतलब एक बार बोल रहे थे कि आप पीछे ऐसा पढ़े होंगे। ठीक है, तो नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, वहां से इसका कोई लेना देना ही नहीं, वहां कुछ और था, यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो ऐसा कोई मत सोच लीजिएगा कि वहां तो हम नहीं पढ़े तो हमको समझ में नहीं आएगा, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए, तब 2 मान लीजिए कि रिपीट कर गया, जिससे 2 2 5 हो गया। ठीक है, या कोई भी वैल्यू 3 3
टू हो गया, ठीक है। कोई भी वैल्यू रिपीट कर गया तो रिपीट करने के केस में कैसे लिखेंगे, तो सेम चीज लिखाता है, बस आगे में वो एक्स लग जाता है रिपीट वाला में। तो देखिए F1 बाई प्लस M1 एक्स प्लस, इसको अभी एक्स को छोड़िए, अभी एक्स को छोड़िए, F2 बाई प्लस M1 एक्स। M1 क्यों, क्योंकि दो बार रिपीट किया ना, M1 तो M1 एक्स लिख के जो रिपीट करता है उसके आगे एक्स लगा देते हैं, जिसमें रिपीट करता है उसके आगे वो एक्स लगा देते हैं, वो डिनोट करता है कि आपका फंक्शन क्या किया था, एक बार रिपीट किया था, ठीक है। चलिए और देखते हैं फिर टू हुआ तो क्या हो जाएगा, F3 बाई प्लस M2 एक्स। कोई अब सोच रहा होगा कि सर तीन बार रिपीट करेगा, तो मान लीजिए ये तीनों थ्री थ्री है, तीन बार है, ठीक है, थ्री आया, तीनों थ्री ही आया, तब कैसे करेंगे सर, तब पहली बार सुनिएगा ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, F1 लिख के दिखाते हैं, F1 बाई प्लस थ्री एक्स प्लस, अब F2 पहले तो लिख देंगे ऐसे, F2 बाई प्लस थ्री एक्स, अब एक बार रिपीट किया ना तो यहाँ एक बार एक्स प्लस F3 F3 बाई प्लस थ्री एक्स, अब दो बार रिपीट कर गया ना तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बार और रिपीट करता तो एक्स क्यू, जितना बार रिपीट करेगा उतना बार एक्स ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके लिए, रिपीटेड वैल्यू के लिए, जब रिपीट करेगा, ठीक है, जब रिपीट करेगा। देखिए यहाँ पे उसी चीज को दिए केस थ्री में वही बताए थे कि इफ रूट M1 मतलब तीन, एक ही चीज तीन बार आ जाए या चार बार आ जाए या पांच बार आ जाए तो क्या करना है, फंक्शन लिखना है, एक बार रिपीट किया तो एक एक्स, ठीक है, दो बार रिपीट किया तो एक्स स्क्वायर, तीन बार करता तो एक्स क्यूब, ठीक है। तो आई होप CF अभी तक मतलब सुनने में समझ आया होगा, ठीक है। बनाएंगे तब देखेंगे कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सुनने में तो समझ में आ रहा है ना, नहीं तो बनाएंगे तो अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। रूल फॉर पार्टिकुलर इंटरवल PI, इट ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटर मेथड, इसको हम लोग PI को यानी पार्टिकुलर इंटरवल को ऑपरेटर मेथड के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ RHS, अगर RHS वही बोल रहे हैं कि पीछे PI पढ़े होंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ याद आएगा, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से सिखाएंगे। तो टाइप्स ऑफ RHS, अगर बराबर में इक्वेशन, अच्छा ये RHS का मतलब क्या है, जो इक्वेशन दिया रहेगा आपके, आपके जो इक्वेशन दिए रहेंगे, मान लीजिए कि 6x² है माइनस 3x है प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 0 है, ठीक है। तो देखिए बराबर में जीरो है तब, या बराबर में जीरो ना रह के e⁻³ x+2 ऐसा कुछ हो, ठीक है, तब दूसरा कंडीशन, ए भी e⁻x ना रह के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना रह के ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन ax+b/, तब ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तीसरा वाला। उसी तरह से अगर ए भी ना रहे, ट्रिगोनमेट्रिक ना रहे, अलजेब्रिक रहे, मतलब एक्स बाई में रहे तो एक्स के पावर m, बाई के पावर n में रहे, जैसे x² इंटू बाई क्यू ऐसा कुछ रहे, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी रहे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब RHS में अगर उतना रहे तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि अगर RHS में रहे जीरो तब क्या फार्मूला बनेगा, ठीक है। RHS समझे ना, RHS किसको बोल रहे थे, तो RHS में जीरो रहे तो उसको PI इजकल टू जीरो, e⁻AX+b रहा है, तो जहां जहां डी है, अभी फंक्शन में सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट किए थे ना, डी बनाते थे, तभी बनाएंगे क्वेश्चन आगे, तो डी के जगह ए पुट करना है, डी डैश के जगह बी पुट करना है, मतलब e⁻ मान लीजिए 3x+2 है, तो डी के जगह कितना पुट करना है, ए मतलब एक्स वाला को क्या है ए, और बाई वाला को क्या था बी, ठीक है, बाई वाला को क्या था बी, तो AX+b, तो एक्स एक्स वाला का कॉफिशिएंट कितना है थ्री, यानी डी के जगह कितना पुट करना है थ्री, और डी डैश के जगह कितना पुट करना है टू, ठीक है, डी डैश के जगह करना है पुट टू। उसी तरह से डी² का वैल्यू कितना हो जाएगा -a², डी डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा -b², डी इंटू डी डैश का वैल्यू -ab, इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन ही देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, d2z/dx² प्लस d2z/dx इंटू dy -6 d2z/dy² इजकल टू 0, ठीक है।
यहाँ से देखने में लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स इंटू बाई है, बाई स्क्वायर है। तो बताइए ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? तो सर होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से पहले लिखते हैं, द गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस 6 d2z अपॉन डी वाई स्क्वायर इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए थे डी अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स का वैल्यू किस में लेना है? डी में लेना है। और बाई के रिस्पेक्ट में हो तो क्या लेना है? डी डैश लेना है। ठीक है, तो बाबू जब आप डेल अपॉन डेल एक्स का वैल्यू डी लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा? डबल डी का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू रहता तो क्यू हो जाता। यहाँ पे क्या है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक बार डी, और एक बार बाई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी डैश। क्या हो जाएगा? डी डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाई के स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा? डी डैश के स्क्वायर में हो जाएगा। और आगे वाला कॉफिशिएंट सेम लिखाएगा, जैसे वहाँ वहाँ पे जो कॉफिशिएंट है, तो मान लीजिए कि इसके आगे कॉफिशिएंट 1 है तो इसके आगे 1 हो गया, इसके आगे भी 1 है तो इसके आगे 1 हो गया, इसके आगे 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, खाली हम जो इसको इसके फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, ये है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी और डी डैश हो जाएगा, और डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर है यानी वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है तो डी डैश स्क्वायर हो जाएगा। आगे वाला वैल्यू जितना है उतना लिख देंगे। अब जेड कॉमन देख रहे होंगे, इसमें जेड कॉमन आ रहा है, सब में जेड है, तो जेड को कॉमन ले लेते हैं। जेड को कॉमन ले तो क्या बचेगा? डी टू प्लस डी 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 डैश माइनस 6 d डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड, डी डी डैश होल स्क्वायर इंटू जेड इजकल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड सिम्बॉलिक फॉर्म। ये क्या है? यही आपका सिम्बॉलिक फॉर्म है। तो इसको कन्वर्ट करना होगा कि इसको आपको एक ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एक ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद है वर्किंग रूल में बोले थे कि जहाँ जहाँ ये आपका सिम्बॉलिक फॉर्म है डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6 d डैश का होल स्क्वायर, ये सिम्बॉलिक फॉर्म है। सिम्बॉलिक फॉर्म है जिसमें आपको बोले थे कि एक ज्वेलरी फंक्शन बनाने के लिए जहाँ पे आपका डी है वहाँ पे 1 पुट करना है, एम सॉरी एम के जगह कितना पुट करना है? डी के जगह एम पुट करना है, और डी डैश के जगह कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। ठीक है, 1 पुट करना है। तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर को क्या कर देंगे? एम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डी को क्या कर देंगे? एम, और डी डैश को क्या कर देंगे? 1। ठीक है, यानी डी को एम इधर से लिखते हैं, तो डी को एम पुट करना है, डी डैश को 1 पुट करना है। तो डी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? एम का स्क्वायर, डी का मतलब एम और डी डैश का मतलब 1, तो 1 हो गया। डी 1 का स्क्वायर मतलब डी डैश का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा? डी डैश को क्या लेना है? ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी कोई चीज़ इतना आसान होता है ना कि उसको समझ में नहीं मतलब आ पाता है। तो देखिए ऐसा हम बोल रहे हैं कि डी को एम पुट कीजिए और डी डैश जहाँ है वहाँ पे 1 पुट कीजिए। तो ये डी है ना, तो यहाँ एम पुट करेंगे तो क्या बनेगा? एम स्क्वायर प्लस डी है तो एम होगा, डी डैश है तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा? ये एम हो जाएगा माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर, डी डैश को कितना बोले? 1 बोले ना, तो ये कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको 1 को हटा देते हैं, तो यानी हो गया बराबर 0। यानी अब एक ज्वेलरी फंक्शन आपका क्या आ गया? एक ज्वेलरी फंक्शन क्या आ गया? तो एक ज्वेलरी फंक्शन आ गया एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इजकल टू 0। तो विच इज रिक्वायर्ड एक ज्वेलरी इक्वेशन, यही आपका एक ज्वेलरी इक्वेशन है। एक ज्वेलरी इक्वेशन करने का मतलब जो आप सिंपल वाला इक्वेशन सोल्व करते थे ना, इसको सोल्व नहीं कर लीजिए, फैक्टराइज करना है, एम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको क्या करना है? फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं? एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इजकल टू 0। तो एम स्क्वायर और इसको मतलब फैक्टराइज करना है तो 3 - 3m - 2m - 6, 3 दूना जोड़ने गुना करने पर इसका बराबर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे इसका बराबर आना चाहिए, ऐसा आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है,
तो एम स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे m+3, एम कॉमन ले लेंगे तो m+3, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो m+3 इजकल टू 0, m+3 m-2 इजकल टू 0, m+3 इजकल टू 0 और तो क्या हो गया m इजकल टू -3 और m इजकल टू -2 तो हो गया m इजकल टू 2। यानी m का वैल्यू क्या क्या आया, तो m का वैल्यू अलग अलग आया, -3 2 आया, रिपीट नहीं ना किया। हम क्या बोले, रिपीट करेगा तो एक्स लगाना, तो ये रिपीट नहीं किया, सिंपल फॉर लिख देना, सिंपल लिख देना। तो नाउ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रिटेन एज सी एफ इजिकल टू F1 बाई -3x। देखिए क्या होता था, पहले याद कीजिए, फंक्शन याद कीजिए तब पुट कीजिएगा, पहले फंक्शन याद कीजिए। तो फंक्शन होता था F1 बाई प्लस m1x और F2 प्लस F2 इंटू बाई प्लस m2x। तो m1 का वैल्यू कितना, -3 तो यहाँ पे हो गया -3x, और m2 का वैल्यू कितना 2x, तो यहाँ पे हो गया 2x। ठीक है, तो यही आपका सी एफ हो गया। कितना आसानी से निकाले हम लोग, क्या किए, सबसे पहले जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था उसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म डी के रूप में कन्वर्ट होता है, तो डी के रूप में कन्वर्ट कर दिए। फिर जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ एम पुट कर दिए, और जहाँ जहाँ डी डैश है वहाँ पे 1 पुट कर दिए। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन आ गया जिसको हम लोग एक्जुलरी इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और उस इक्वेशन से हम लोग फैक्टराइज निकाल लेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे, रूट निकालेंगे, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जो इक्वेशन क्या होता है, F1 इंटू बाई प्लस m1x होता है, प्लस F2 बाई प्लस m2x होता है। ठीक है, इसी फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हो गया सी एफ निकाल लिए। अब पी आई निकालना चाहते हैं, पी आई निकालना चाहते हैं तब ना कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। तो अभी पी आई के निकालने के लिए सबसे पहला चीज देखना होता है कि बराबर, इक्वेशन के बराबर में क्या था, इक्वेशन के बराबर में क्या था। तो आइए इक्वेशन के बराबर में क्या है, क्वेश्चन में देखिए आरएचएस में क्या है, सबसे पहला जरूरी चीज होता है पी आई निकालने के लिए, बराबर में क्या है, तो बराबर में 0 है, बराबर में क्या है, 0 है। तो आइए देखते हैं बराबर में 0 है तो क्या करेंगे, बराबर में 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगा पी आई का, सिंपल सी बात है। ठीक है, पी आई इजकल टू फार्मूला होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल इजकल टू, यानी पी आई इजकल टू 1 अपॉन जो फंक्शन सिंबॉलिक फॉर्म आया था ना कन्वर्ट करके, जो फंक्शन डी में, इंटू आर एच एस। तो आर एच एस में कोई भी आर एच एस में 0 है तो गुना कर देंगे 0 से, तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी पी आई हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। कब, जब आर एच एस 0 हो। तो देखिए एफ ऑफ डी, डी डैश कितना था, डी स्क्वायर प्लस डी डैश -6 डी डैश का होल स्क्वायर इंटू आर एच एस में क्या था, 0, तो वो वैल्यू हो गया 0, यानी पी आई का वैल्यू हो गया 0। तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई इजकल टू पी, तब क्या होगा, जेड इजकल टू F1 बाई -3x प्लस F2 बाई प्लस 2x, अब प्लस पी आई का वैल्यू कितना, 0। सी एफ का वैल्यू लिख दीजिएगा प्लस पी आई का, तो पी आई का तो 0 है, सिर्फ बचेगा सी एफ का, तो वही जेड इजकल टू हो जाएगा आंसर आपका। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये 15वां लेक्चर है। ठीक है आपका, सॉरी, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है बाबू।